हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अंबर के राजा मान सिंह की सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। हल्दी घाटी के इस सुप्रसिद्ध युद्ध में महाराणा अपनी शान, अपने देश और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। वहीं अंबर के राजा मान सिंह अकबर के सेनापति के तौर पर इस युद्ध को लड़ने आए थे। अकबर की महत्वाकांक्षा थी कि वो संपूर्ण भारत को अपने छत्र के नीचे ले आए। मेवाड़ी इतिहास में इस लड़ाई को सबसे छोटी लड़ाइयों में लिखा जाता है, क्योंकि यह केवल 4 घंटे लड़ी गई लड़ाई थी, जो कि हल्दी घाटी में हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह और उनके बहादुर घोड़े चेतक के महान स्मरणों के साथ यह आज एक पर्यटक स्थल के रूप में मेवाड़ में मौजूद है। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध वर्ष 1576 ईस्वी में राजस्थान के मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति और अंबर के राजा मान सिंह के बीच उनकी सेनाओं के मध्य यह लड़ाई लड़ी गई थी। राजपूती इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शुमार यह लड़ाई केवल 4 घंटे लड़ी गई थी, लेकिन इन्हीं 4 घंटों में महाराणा प्रताप ने अपने चंद सैनिकों के साथ अपने बलबूते पर अकबर की महासेना को मार भगाया था। फिर भी इतिहास अकबर के बारे में हमें पढ़ाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में, हल्दी घाटी के हुए इस युद्ध के बारे में हमें नहीं पढ़ाता। हल्दी घाटी के युद्ध को आज भी हम राजनीतिक लड़ाइयों के रूप में लेते हैं, लेकिन यह एक राजनीतिक लड़ाई नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मसम्मान की बात है, जिसके लिए महाराणा प्रताप ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना जीवन बलिदान कर दिया। और फिर भी हमारे इतिहासकारों ने, हमारे राजतंत्रों ने महाराणा प्रताप की जगह हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ अकबर को स्थान दिया। मेवाड़ का यह दर्रा, जो कि हल्दी घाटी के नाम से मशहूर है, महाराणा प्रताप सिंह और उनके बहादुर घोड़े चेतक की याद में आज भी पर्यटक स्थल के रूप में वहां मौजूद है। हम आप में से कोई भी वहां जाकर उन ऐतिहासिक घटनाओं को स्मरण कर सकता है, उन्हें श्रद्धांजलि दे सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और इसने संपूर्ण भारतवर्ष को एक परचम के नीचे ला दिया था, जिनमें कुछ राजपूती घराने शामिल नहीं हुए थे। उन्हें अपना आत्मसम्मान प्यारा था, अपनी मातृभूमि प्यारी थी, अपना जमीन प्यारा था, इसीलिए उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन एक दुखद घटना तो जरूर हुई है। मुगलों ने भारत के प्रभुत्व, उसकी संप्रभुता, उसकी संस्कृति, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाया। उसने हमारी संस्कृति खत्म कर दी, बल्कि हिंदुओं की परंपराओं को निस्तनाबूद करके रख दिया। सन 1556 में अकबर ने अपने शासक बैरम खान के साथ मिलकर, बैरम खान यहाँ पर शासक इसलिए है क्योंकि अकबर उस समय छोटा था, उन्होंने हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से मशहूर हैं, उनको पानीपत की दूसरी लड़ाई में हरा दिया और इसके बाद दिल्ली, आगरा, इन सब पर मुगल शासन का परचम लहरा दिया। पानीपत की दूसरी लड़ाई में सम्राट हेमचंद्र को हराने के बाद दिल्ली और आगरा पर मुगल शासन आ गया। सिकंदर शाह सूरी ने प्रतिरोध संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन 1556 में वो भी अकबर द्वारा हरा दिया गया। 1559 तक मुगलों ने सूर साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त करके रख दिया और एक बार फिर उत्तरी भाग में प्रमुख शक्ति बन के उभर आया। अकबर अपने 18वें वर्ष के बाद अपनी सल्तनत पर शासन करने के लिए बेताब था और अपने शासक बैरम खान को उसकी जगह से हटाना चाहता था। वो अपने फैसले खुद लेना चाहता था। इसी के अंतर्गत उसने बैरम खान को पद से बर्खास्त करके पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। अकबर के इस फैसले ने बैरम खान को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन 1560 में अकबर ने बैरम खान के खिलाफ एक लड़ाई जीती और शासन को अपने हाथों में ले लिया। सम्राट अकबर अब अपने राज्य का विस्तार चाहता था और गुजरात में उसकी सबसे ज्यादा रुचि थी, क्योंकि गुजरात में जो पोर्ट्स थे उसके द्वारा समुद्री व्यापार सबसे ज्यादा आसान था। लेकिन इसमें एक बाधा थी। दिल्ली से गुजरात जाने के लिए जो सबसे आसान रास्ता था वो मेवाड़ से होकर गुजरता था, और मेवाड़ में जिनका शासन था वो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार थे। और अकबर यह जानता था कि महाराणा प्रताप के रहते वो मेवाड़ को जीत नहीं सकता। गद्दी पर बैठते ही अकबर ने राजस्थान के अग्रणी राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले राज्य मेवाड़ को छोड़कर अधिकांश राजपूत राज्यों के साथ अपने संबंध लगातार मजबूत कर दिया। लेकिन मेवाड़ के जो राणा थे, जो प्रतिष्ठित सिसोदिया वंश के मुखिया थे,
उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से साफ इंकार कर दिया। नतीजतन उदय सिंह के समय में सन 1568 की बात है, जब चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की गई, और जिस घेराबंदी की वजह से मेवाड़ ने अपने कई उपजाऊ क्षेत्र खो दिए। परंतु अपने पिता के बाद जब महाराणा प्रताप सिंहासन पर बैठे तो अकबर ने अपने कई राजदूत उनके पास अपना जागीरदार बनाने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस चीज से, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने से, अकबर के सामने समर्पण करने से, उसका जागीरदार बनने से साफ इंकार कर दिया था। अकबर गुजरात से व्यापार करने के लिए मेवाड़ की पहाड़ियों और जंगली रास्तों का पूर्ण नियंत्रण अपने हाथों में चाहता था, क्योंकि यही सुरक्षित मार्ग था और यही एक सुरक्षित उपाय था। परंतु यह संभव होना इतना सरल नहीं था। मेवाड़ की सेना में ज्यादातर घुड़सवार और हिंदुस्तानी पारंपरिक हाथी होते थे। राजस्थान के ज्यादातर राजा अपनी सुरक्षा के लिए अपने किले पर निर्भर रहते थे। आप सभी को पता है कि राजस्थान में बने किले कितनी ऊंचाइयों पर होते थे और कितनी मजबूती के साथ खड़े रहते थे। कई किले तो आज भी उसी मजबूती के साथ अपनी जगह पर चट्टान की तरह खड़े हैं। 1561 में जब अकबर के सेनापतियों ने सारंगपुर में वहां के राजा बाज बहादुर पर आक्रमण किया और उसके राज्य पर विजय प्राप्त कर ली, तो बाज बहादुर को मेवाड़ के शासक उदय सिंह द्वितीय ने अपने दरबार में शरण दे दिया। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर के पास इससे अच्छा बहाना और कोई हो ही नहीं सकता था। हालांकि अकबर के शासनकाल के दौरान उसके रिश्तेदारों और उसकी सेवा करने वाली तुर्क जनजातियों ने ही उसको चुनौती दे दी। इस विद्रोह के कारण 1567 तक उसे अपनी विस्तारवादी नीति पर विराम लगाना पड़ गया। अपने आंतरिक मामलों को सुलझाने में व्यस्त होने के बावजूद मुगल सम्राट को राजपूत राज्यों के साथ कूटनीति के लिए समय मिला था और कई राज्यों को सफलतापूर्वक उसने इसी कूटनीति के माध्यम से अपने अधीन कर लिया। मेवाड़ शासक उदय सिंह अकबर के सामने झुकने वाले नहीं थे और 1567 में सम्राट ने उनके खिलाफ पूरी तरह से जाने का फैसला कर लिया। एक बात तो साफ थी, मुगल संख्या में बहुत ज्यादा थे और इसका फायदा उन्होंने भरपूर उठाया था। अकबर 1 लाख तक की मजबूत सेना खड़ी कर सकता था, जबकि राजपूती सेना में अधिकतम 20,000 तक लोग ही होते थे। महाराणा उदय सिंह ये जानते थे और इसीलिए वो पीछे हटने पर मजबूर हुए। उन्होंने अपने राज्य के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ों की तरफ पीछे हट गए और उन्हें यह उम्मीद थी कि किले की घेराबंदी और किले की मजबूती उन्हें आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखेंगे। 1567 के अंत में और 1568 की शुरुआत में अकबर ने अपनी सेना के साथ चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर दोनों को घेर लिया। भारतीय इतिहास में पहली बार किसी किले की घेराबंदी के लिए इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग किया गया था, जहां तोपखानों की पूर्ण जरूरत रही थी। इसी घेराबंदी में पहली बार अकबर ने किलों को गिराने के लिए तोपों का उपयोग किया था। कई महीनों की इस घेराबंदी ने उदय सिंह को तोड़कर रख दिया, जिसके कारण उदय सिंह जंगलों में पीछे हट गए। लेकिन अकबर जंगलों में जाकर उनसे लड़ना नहीं चाहता था। वो जानता था ये इलाका उनका है, गोरिल्ला युद्ध में वे माहिर हैं, इसीलिए अकबर वहां से वापस लौट गया। इस घटना के बाद बहुत से राजपूती शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। केवल मेवाड़ ने अपना प्रतिरोध अकबर के खिलाफ जारी रखा। सन 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई और अब मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ धनी, सूर्य मुकुट। उनको किस किस नाम से संबोधित करें सोचने का विषय नहीं है। वे हमारे सरताज हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक देने को तैयार थे। उनके चरणों में हमेशा सत सत नमन है। महाराणा प्रताप के राजा बनते ही अकबर अपने गुजरात के लिए रास्ता बनाने के लिए काफी उत्सुक था और उसने 1576 में मानसिंह, जो कि स्वयं राजपूत संस्कृति का व्यक्ति था, उसको जागीरदार संधि पर बातचीत करने के लिए महाराणा प्रताप के दरबार में भेजा। इसके बाद के विषय पर कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान किया था और अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि महाराणा प्रताप ने मानसिंह का अपमान न करके केवल अकबर के प्रस्ताव को ठुकराया था।
लेकिन दोनों ही स्थिति में युद्ध तो तय था, क्योंकि अकबर को गुजरात के लिए रास्ता चाहिए था और महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित थे। वो अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार न थे, यह उनके खून में ही नहीं था। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध का मुख्य कारण क्या था। किस वजह से हल्दी घाटी का युद्ध इतना भयानक तरीके से लड़ा गया, किस कारण से हल्दी घाटी का इतना भयानक युद्ध लड़ा गया। मुगल बादशाह अकबर की संपूर्ण भारत पर शासन करने की प्रबल इच्छा थी। 1500 के अंत तक उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए विभिन्न राज्यों पर धावा बोलना, उनको जीतना उनकी मर्जी से और जबरन उसने शुरू कर दिया था। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। इस समय तक आमेर, बीकानेर आदि अधिकांश राजपूत साम्राज्य पहले से ही अकबर के अधीन हो चुके थे। केवल मेवाड़ अब तक बचा हुआ था। यह एकमात्र राजपूत साम्राज्य था जो अपनी स्वतंत्रता से समझौता करने को तैयार न था। मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए मनाने के लिए 4 शांति संदेश भेजे और चारों बार अलग अलग लोगों को भेजा गया। महाराणा प्रताप को मनाने का अकबर ने सबसे पहला प्रयास सितंबर 1572 में किया था। जलाल खान कोर्ची के तहत यह प्रस्ताव महाराणा प्रताप को भेजा गया था। यह प्रस्ताव भी विफल रहा। महाराणा ने समर्पण करने से साफ इंकार कर दिया था। अंबर के राजकुमार मानसिंह के नेतृत्व में दूसरा प्रस्ताव अप्रैल 1573 में भेजा गया था, हालांकि वह भी विफल रहा। लेकिन उसके तुरंत बाद तीसरा मिशन अक्टूबर 1575 में मानसिंह के पिता राजा भगवान दास के द्वारा महाराणा प्रताप को भेजा गया, लेकिन इससे भी कुछ हासिल न हुआ। अंततः उस समय के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में से एक राजा तोडलमल को गोगुंदा भेजा गया, लेकिन फिर भी कोई नतीजा वहां से नहीं निकल कर आया। महाराणा प्रताप अब भी अपने आत्मसम्मान के लिए अड़िग खड़े थे। अकबर के बार बार किए गए प्रयासों को मना करने के बाद अकबर अब क्रोधित हो चुका था और यही हल्दी घाटी युद्ध का मूल कारण माना जाता है। दर्शकों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप के नेतृत्व वाली मेवाड़ सेना और अंबर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व वाली मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। मुगलों ने मेवाड़ की सेनाओं को काफी नुकसान पहुंचाया। हालांकि वे प्रताप को तब भी पकड़ नहीं पाए थे, जो अपने साथी कमांडरों को समझाने पर बिना इच्छा के युद्ध भूमि को छोड़कर जंगलों में जाने को मजबूर हो गए थे। दर्शकों, मेवाड़ी लोक गाथाओं की परंपरा के अनुसार उस समय 80,000 की मुगल सेना का सामना करने के लिए महाराणा प्रताप की सेना की संख्या कुल 20,000 रही होगी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार मुगल सेना के लिए 5 से 10,000 का आंकड़ा देते हैं, जबकि मेवाड़ी सेना में 3,000 घुड़सवार और राज्य के भील जनजातियों के 400 तीरंदाज को बताया जाता है। मुगलों की सेना में बरहा के सैयद हासिम के नेतृत्व में 85 लड़ाकों की एक टुकड़ी सबसे आगे की पंक्ति में रखा गया। उनके पीछे हरावल का दस्ता था, जिसमें जगन्नाथ के नेतृत्व में कछवाहा राजपूत और बख्शी अली आसफ खान के नेतृत्व में मध्य एशियाई मुगल शामिल थे। माधो सिंह कछवाहा के नेतृत्व में एक बड़ा अग्रिम रिजर्व आया। उसके बाद मान सिंह स्वयं केंद्र में खड़े थे। मुगल वामपंथी दल की कमान मुल्ला काजी खान के हाथ में थी। मुगलों की संख्या मेवाड़ की सेना से ज्यादा थी। ज्यादा का मतलब 4 गुना के लगभग अधिक थी। मेवाड़ियों की शुरुआती सफलताओं के बावजूद धीरे धीरे माहौल उनके खिलाफ होता चला गया और प्रताप ने खुद को घायल पाया। झाला मान सिंह के नेतृत्व में उनके कुछ लोगों ने पीछे की कार्रवाई में उनकी वापसी को कवर किया। मान सिंह द्वारा पीछे हटने पर मेवाड़ सैनिकों का पीछा नहीं किया गया, जिसके लिए उन्हें अकबर द्वारा कुछ समय के लिए मुगल दरबार से निष्कासित भी कर दिया गया था। हल्दी घाटी में उलटफेर के बावजूद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से मुगलों के खिलाफ अपना प्रतिरोध अंत तक जारी रखा। उनकी मृत्यु के समय तक उन्होंने अपने पैतृक साम्राज्य का अधिकांश हिस्सा दोबारा अपने अधीन कर लिया था। अबू फजल संस्करण के अनुसार महाराणा प्रताप अकबर द्वारा प्रस्तुत वस्त्र पहनने के लिए पर्याप्त रूप से प्रभावित हुए थे और उन्होंने अपने युवा बेटे अमर सिंह को मुगल दरबार में भी भेजा था। हालांकि अबू फजल का यह विवरण मान्य नहीं है, क्योंकि इसकी पुष्टि उसके समकालीन फारसी इतिहास से भी नहीं होती।
इस विवरण का उल्लेख अब्द अल कादिर बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद ने अपने कार्यों में नहीं किया। इसके अलावा तुजू के जहांगीरी में जहांगीर ने कहा कि मेवाड़ राजा का सबसे बड़ा बेटा 1615 ईस्वी में संपन्न संधि से पहले कभी भी मुगल दरबार में नहीं आया था। महाराणा प्रताप, जो कि कुंभलगढ़ के चट्टानों के किले में सुरक्षित थे, उन्होंने उदयपुर के पास गोगुंदा शहर में अपना आधार स्थापित किया। अकबर ने कछवाहा मानसिंह को अपने वंश के विरोधियों मेवाड़ के सिसोदिया के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। मानसिंह ने मांडलगढ़ में अपना आधार स्थापित किया, जहां उन्होंने अपनी सेना जुटाई और गोगुंदा के लिए प्रस्थान किया। गोगुंदा के उत्तर में लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पर खामनौर गांव है, जो गोगुंदा से अरावली पर्वतमाला के एक स्फर द्वारा अलग किया जाता है। स्फर का मतलब होता है दोनों पर्वतमालाओं के बीच की जगह, जिसे इसकी चट्टानों के लिए हल्दी घाटी कहा जाता है। यहाँ के चट्टानों को कुचलने पर हल्दी जैसे रंग में पाउडर निकल के आता है। मानसिंह और इसकी सेना हल्दी घाटी दर्रे के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है, जहां पहले से ही महाराणा प्रताप इनका इंतजार कर रहे थे। लड़ाई 18 जून 1576 को सूर्योदय के 3 घंटे बाद शुरू हुई थी। मेवाड़ की लोक कथाओं के अलावा अल बदायूनी, जिसने युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, उसके अनुसार राणा की सेना उसके रैंक 3 में गिनी जाती है। पन्नरावा के राजपूत सरदार राणा पूंजा के नेतृत्व में 3000 घुड़सवार और लगभग 400 भील तीर अंदाज शामिल थे। किसी पैदल सेना का उसने कोई उल्लेख नहीं किया हुआ है। मानसिंह की सेना की अनुमानित संख्या लगभग 10,000 थी। इनमें से 4,000 उसके अपने कबीले जयपुर के कछवाहा के सदस्य थे, 1,000 अन्य हिंदू रिजर्व थे और 5,000 मुगल शाही सेना के मुसलमान थे। दोनों पक्षों के पास युद्ध के हाथी थे, लेकिन राजपूतों के पास कोई आग्नेयास्त्र नहीं था, जैसे कि उनके पास बम के गोले थे। मुगलों ने कोई पहिएदार तोपखाना या भारी आयुध उस युद्ध में नहीं उतारा था, लेकिन काफी संख्या में बंदूकों का इस्तेमाल जरूर किया गया था। जब सेना का सेना से मिलन हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर पुनरुत्थान के दिन को उभारा। अबू फजल का कहना है कि युद्ध के शुरुआती चरण में मुगल सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि वे जल्द ही राती तलाई, जिसे बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया, उसके पास एकत्र हो गए। अबू फजल का यह भी कहना है कि यह स्थान खमनौर के करीब था, जबकि बदायूनी का कहना है कि अंतिम लड़ाई गोगुंदा में लड़ी गई थी। मेवाड़ी सेना ने मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर किया और उनका पीछा भी किया। उनके बाएं और दाएं विंग पर हमला कर दिया गया। मुगल मोर्चा टूट गया, लेकिन तभी पीछे से मोर्चा संभालने में सक्षम रिजर्व सैनिक वापस आ गए, जब तक कि मानसिंह ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध में शाही रियर गार्ड का नेतृत्व नहीं किया। उनके पीछे मेहतर खान थे। केतली ड्रम बजाए गए। सम्राट अकबर के आने की सूचना मुगल सेना में फैला दी गई, जिससे मुगल सेना में उत्साह की एक नई लहर दौड़ गई और वो दोबारा युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तत्पर हो गए। अब तक दोनों सेनाएं थक चुकी थी। महाराणा प्रताप घायल भी हो चुके थे और वे थक भी चुके थे। अब मेवाड़ी सेना को अतिरिक्त सेना के आने का पता लगा। अब तक वे थक चुके थे और मेवाड़ की सेना अब भागने को मजबूर थी। इस घटना को देखने के बाद मेवाड़ के सरदारों ने महाराणा प्रताप पर पीछे हटने का दबाव बनाया। अब तक महाराणा भी घायल थे। अपने सरदारों के दबाव के कारण वे चेतक पर बैठकर, जो कि पहले से ही घायल हो गया था, युद्ध भूमि से दूर जाने लगे। उनके युद्ध भूमि से दूर जाने पर उनका स्थान झाला मानसिंह ने उनका स्थान लेकर उनका कवच पहन लिया, जिसे देखकर मुगल सेना उन्हें ही महाराणा प्रताप समझ बैठी और उन पे ही टूट पड़ी। इस युद्ध में लड़ते लड़ते झाला मानसिंह शहीद हो गए, लेकिन अपने महाराणा प्रताप को बचाया उन्होंने। महाराणा प्रताप को उन्होंने मेवाड़ के लिए बचाया। महाराणा प्रताप की जरूरत मेवाड़ की स्वतंत्रता को थी। युद्ध में मारे गए सेनाओं की संख्या जदुनाथ सरकार के अनुसार समकालीन मेवाड़ी स्रोतों के हिसाब से इनकी कुल तादाद 40% रही होगी, जो कि संख्या में 1600 सैनिकों के करीब होती है। अबू फजल और निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 1500 मुगलों का अंत हुआ, अन्य 350 घायल हुए, जबकि मेवाड़ी सेना ने 500 लोगों को खो दिया। बदायूनी का कहना है कि युद्ध में 500 लोग मारे गए, जिनमें से 120 मुसलमान थे। दोनों तरफ राजपूती सैनिक थे, लेकिन एक अपने आत्मसम्मान के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहा था, तो दूसरा उस मुगल, उस विदेशी, उस लुटेरे के लिए लड़ रहे थे। इन्हीं सब युद्धों के बाद एक कहानी आती है।
भीषण संघर्ष के चरण में बदायूनी ने आसफ खान से पूछा, शत्रु राजपूतों और मित्र राजपूतों के बीच अंतर कैसे किया जाए। बदायूनी असल में युद्ध में हुआ हाल, आंखों देखा हाल लिख रहा था, इसीलिए उसने ऐसा सवाल पूछा, जिस पर आसफ खान ने जवाब दिया, जिस किसी को भी गोली मारो, अर्थात जिस भी राजपूती सैनिक को गोली मारो, असल में फायदा तो इस्लाम का ही है, परचम तो अकबर का ही लहराएगा। अब आप इनकी मानसिकता को समझिए, ये क्या सोचकर हमसे युद्ध कर रहे थे। दुख होता है ऐसे लोगों पर जो अकबर से जाकर मिल गए थे, चंद फायदा के लिए, अपने चंद निहित सुख स्वार्थ के लिए वे अकबर के सामने झुक गए। अगर वे ना झुकते तो आज हमारी संस्कृति जिंदा होती। दर्शकों, अब जानते हैं युद्ध का परिणाम क्या रहा होगा। युद्ध में जीत के बावजूद मानसिंह शाही सेना को पीछे हटाती है, मेवाड़ सेना और प्रताप का पीछा नहीं करने देती है। इतिहासकार रीमा आहूजा के अनुसार मानसिंह ने प्रताप के प्रति अपने व्यक्तिगत सम्मान को दिखाने के लिए ऐसा किया। हालांकि प्रताप को ना पकड़ने के लिए मानसिंह को अकबर द्वारा फटकार लगाई गई थी और उन्हें अकबर के दरबार से निलंबित भी कर दिया गया था। वो कुछ समय अकबर के दरबार से दूर रहे, जबकि महाराणा प्रताप एक सफल वापसी करने में सक्षम थे। मुगल सैनिकों ने थोड़े समय के लिए ही सही उनकी स्थायी राजधानी बोगुंदा पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद अकबर ने राणा के खिलाफ एक निरंतर अभियान चलाया और जल्द ही अधिकांश मेवाड़ उनके नियंत्रण में हो गया। मुगलों द्वारा राणा के सहयोगियों और अन्य राजपूत प्रमुखों पर दबाव डाला गया और वह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग थलग हो गए। 1585 ईस्वी के बाद मुगलों का ध्यान साम्राज्य के अन्य हिस्सों पर केंद्रित हो गया, जिससे प्रताप को अपने पैतृक साम्राज्य का अधिकांश भाग पुनः प्राप्त करने में मदद मिली, जैसा कि सामसायिक पुरालेख साक्ष्यों में प्रमाणित है, जिसमें चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अलावा मेवाड़ की सभी 36 चौकियां शामिल थी, जो अब भी मेवाड़ के अधीन थी। उत्तर औपनिवेशिक भारत में हिंदू राष्ट्रवादियों पर भारतीय संस्कृति, जीवन शैली के बारे में अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और नकारात्मक विचारधारा का प्रचार करने के प्रयासों के तहत राणा प्रताप की विरासत को हथियाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। जहां उन्होंने लड़ाई जीत ली,